Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover the part 4th of federalism. This is the last part of the chapter federalism. Today we are going to cover the decentralization in India. तो डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हम समझेंगे. डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग देखो समझो. सबसे पहले तुम्हें समझना होगा डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग. डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? देखो दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, डी और फिर सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन होता है एकीकरण करना, यानी कि सारी पावर सेंटर के पास आ जाती है इसमें, यानी एक चीज़ बनाने के लिए सेंट्रलाइज करना. ठीक है, सबकी पावर सेंट्रलाइज होती है. और अगर इसी के सामने डी लग जाए, डी ई, तो ये अपोजिट हो जाता है सेंट्रलाइजेशन के, यानी कि सब किसको दे रहे थे पावर? सेंटर को दे रहे थे. अब इसमें क्या होगा? सेंटर सबको, दूसरे लोगों को पावर्स दे देगा, तो ये होगा डिसेंट्रलाइजेशन. We noted about the federal governments has 2 or more tiers of government. देखो फेडरल गवर्नमेंट हमने समझा कि 2 या 2 से ज़्यादा टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है. ठीक है, वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट. हमने अभी तक जो इंडिया के अंदर 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में समझा था, जैसे कि 1990 तक सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप्स, और जो सेंटर और स्टेट में गवर्नमेंट्स होती हैं ये किस टाइप की गवर्नमेंट होती है? 2 टायर गवर्नमेंट. 2 टायर कैसे? फर्स्ट लेवल पे कौन होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेकंड लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट. तो ये फर्स्ट टायर, ये सेकंड टायर. बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टायर्स. तो इंडिया जैसी कंट्री जो कि बहुत ही बड़ी कंट्री है, वो केवल 2 टायर गवर्नमेंट पे नहीं चल सकती. स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ ऑफ यूरोप. जो स्टेट्स हैं इंडिया की, वो इतने बड़े होते हैं कि जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं यूरोप में, उनसे भी बड़े होते हैं. इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रशिया. अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो रशिया से भी बड़ा है. और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वो एज बिग एज जर्मनी, तो वो जर्मनी से भी बड़ा है. ठीक है, तो इस वजह से हम, क्यों इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स. और जो जितने भी स्टेट्स हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स स्टेट्स हैं. मतलब सब जगह बहुत अलग रिलीजन पाए जाते हैं, अलग रीजन्स हैं, अलग कल्चर होता है. तो जितने भी स्टेट्स हैं वो सब बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं. देयर इज़ दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स. इसी कारण से पावर शेयरिंग की इम्पोर्टेंस आई और पावर शेयर करने की नीड महसूस की स्टेट्स ने. फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट. इसी कारण से जो फेडरल गवर्नमेंट है इंडिया की, वहाँ पर एक और टायर ऑफ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हुई. तो 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट थी, पहली सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इस कारण से इंडिया को नीड हुई 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट की, बिलो डेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से नीचे काम कर सके. दिस इज़ द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. और इसी कारण से यही एक तर्क दिया जाता है, रैशनली का मतलब होता है तर्क दिया जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पावर्स का इंडिया के अंदर. दस रिजल्टेड अ 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड द लोकल गवर्नमेंट. और इसी के वजह से एक 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट आई इन द ईयर 1992, और उस 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट को कहा जाता था लोकल गवर्नमेंट. देखो डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग अभी मैंने तुम्हें बता दिया, और आपको लिखना ये वाला है, व्हेन पावर इज़ टेकन अवे फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. तो देखो अभी मैंने क्या बताया था, सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर सारी सेंटर के पास आ जाती है. लेकिन अगर सेंटर से पावर किसी और के पास जाएं तो इसे क्या कहा जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन. तो स्टेट और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती हैं? अपनी पावर्स को लोकल गवर्नमेंट को दे देती हैं. इसे क्या कहा जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन. तो व्हाट इज़ द रैशनली फॉर लिख लेना इसके बाद ना, रैशनली फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स. क्या तर्क दिया जाता है या क्या इम्पोर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन की, क्या फ़ायदा होता है डिसेंट्रलाइजेशन से. ठीक है,
तो अगर पूछा जाए मेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन तो भी यही आंसर होगा, सिग्निफिकेंस पूछा जाए तो भी यही आंसर होगा। तो ये बेसिकली एडवांटेजेस हैं डिसेंट्रलाइजेशन के। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं डिसेंट्रलाइजेशन के? अगर हम पावर्स को शेयर कर देते हैं और डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है, डिसेंट्रलाइज का मीनिंग अभी मैंने तुम्हें बताया ही था कि पावर क्या हो जाती है, डिवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? तो पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज़ डैट, जो सबसे बेसिक आइडिया है डिसेंट्रलाइजेशन क्यों स्टार्ट किया गया, देर आर द लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल एट द लोकल लेवल। लोकल लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसे कौन सॉल्व कर सकता है? जो वहाँ के लोकल लीडर्स होंगे। क्या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो लखनऊ में या दिल्ली में बैठी हुई है, क्या वो बुलंदशहर के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? या बुलंदशहर में कोई एक गांव है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? तो रूट लेवल तक पहुंचने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है ताकि लोकल लेवल पर प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को सॉल्व किया जा सके। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटी। जो वहाँ के लोग होंगे, जैसे कि मैं किसी एक विलेज की बात करता हूँ, देखो डिसेंट्रलाइजेशन में हुआ था, पंचायत या म्यूनसिपाल्टीज़ का गठन किया गया था, ठीक है। उससे पहले म्यूनसिपाल्टीज़ या पंचायत नहीं होती थी। तो जो ये पंचायत या म्यूनसिपाल्टीज़ बनाई गई, तो इन लोगों को, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो पंच होंगे, वो गांव के बारे में जानते होंगे, तो जो गांव के लोगों की प्रॉब्लम्स है उसको वो आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो उनको बेटर नॉलेज होती है उनकी प्रॉब्लम्स की। दे आल्सो हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। तो अगर उनको एक सरकारी विभाग के साथ जोड़ दिया जाए, ठीक है, उन्हें थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट बना दिया जाए, तो गवर्नमेंट का जो पैसा है उसका यूटिलाइजेशन भी अच्छी तरीके से होगा। उन्हें ये पता होगा कि कहाँ पर पैसा खर्च करना की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बिसाइड्स एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और जब आप लोकल लेवल पे उनको गवर्नमेंट के साथ जोड़ रहे हो, जब उन्हें थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट में लेके आ रहे हो, तो इससे क्या होता है, लोकल लेवल के जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का उन्हें मौका मिलता है। दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। और इसी कारण से इससे ये फ़ायदा होता है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट वे है टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वो सक्सेसफुल हो पाता है जो अगर हम इंडिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट लेके आते हैं। तो ये लोकल गवर्नमेंट की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो ये क्या चीज़ होती है अब समझते हैं हमसे। देखो 1992 से पहले द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान में डिसेंट्रलाइजेशन करने की जो नीड थी वो बहुत ज़्यादा पता लग रहा था कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। Since then there have been several attempts to decentralize power to the levels of village and towns। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है गाँव तक और टाउन्स तक हमें एक ऐसी लेवल ऑफ गवर्नमेंट लेके जानी चाहिए जिससे पावर शेयर की जा सके, ठीक है। तो पंचायत्स इन विलेज, जो पंचायत्स होती हैं वो विलेज में होती हैं। तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए थे पहले 1992 से पहले भी कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया जा सके, लेकिन वो सारे अटेम्प्ट फेल हो गए थे। तो वो क्या चाह रहे थे, पंचायत्स इन विलेज और म्यूनसिपाल्टीज़ इन अर्बन एरियाज़ वर सेटअप इन ऑल द स्टेट्स, ठीक है। पहले कोशिश की गई थी और कुछ पंचायत्स बनाई भी गई, म्यूनसिपाल्टीज़ भी बनाई गई, ठीक है। देखो पंचायत होती है गाँव में और म्यूनसिपाल्टीज़ होती है अर्बन एरिया में, ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पर ये किसके डायरेक्टली कंट्रोल में थी? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। जो पंचायत्स और म्यूनसिपाल्टीज़ उस टाइम पर बनाई भी गई, 1992 से पहले भी बनाई गई, वो किसके अंडर आया करती थी? वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती थी, ठीक है। तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुई। क्यों इफेक्टिव नहीं? इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, क्योंकि जो इलेक्शंस होते थे वो रेगुलर नहीं होते थे, ठीक है।
जो ये पंचायत के इलेक्शंस या म्यूनसिपालिटीज़ के इलेक्शंस होते थे, तो जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो कभी करा दिया करती थी, कभी नहीं कराती थी। लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ दीज पावर्स दीज ओन देयर ओन, ठीक है। जो लोकल गवर्नमेंट्स थी उनके पास कोई अपनी पावर या रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, कोई भी पैसा उन्हें नहीं मिलता था जो वो काम कर सके किसी लोगों की प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। Thus there was very little decentralization in effective terms। तो सेंट्रल डिसेंट्रलाइजेशन पूरी तरीके से लागू तब हो नहीं पाया था 1992 से पहले, क्योंकि कोई कानून ही नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जब होती है ना चीज़ें, तो फिर वो प्रॉपर तरीके से काम करती हैं। तो इसी वजह से इन्हें डिसेंट्रलाइज किया गया 1992 के अंदर। 1992 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया, चेंज किया गया और एक नया आर्टिकल लाया गया जिसमें थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को मेंशन किया गया था, ठीक है। तो उस जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को जब मेंशन किया गया था तो उसमें क्या क्या लिखा गया था उसके बारे में समझते हैं। डिस्क्राइब एनी 4 कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स टेकन इन 1992 टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो जो ये डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया के अंदर हुआ था, ये कब हुआ था, 1992 में, जब पंचायत सिस्टम को प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया। अ मेजर स्टेप्स टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। तो जो मेजर स्टेप है वो कब लिया गया था, 1992 के अंदर। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया, संविधान में कुछ चेंजेस किए गए और थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी को मोर पावरफुल और इफेक्टिव बनाया गया। तो क्या क्या प्रोविजंस किए गए, क्या क्या उनको सुविधाएं दी गई। प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 आर: Now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to the local government bodies। जो पंचायत के इलेक्शंस थे अब वो रेगुलर कर दिए, क्योंकि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी होना, कि हर साल इलेक्शंस होने ज़रूरी हैं। सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज़, और सीट्स जो हैं वो सीट्स को रिजर्व कर दिया गया इलेक्टेड बॉडीज़, यानी कि जो सीट्स थी पंचायत की भी सीट्स को उनको क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया। और एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट, किस किस के लिए ये रिजर्वेशन किया गया था, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और ओबीसीज के लिए। देखो, अगर पंचायत के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो कुछ सीट्स रिजर्व्ड थी किस किस के लिए, एससीज के लिए, एसटीज के लिए या ओबीसीज के लिए, ठीक है, ये याद रख लेना। अगर कहीं भी पंचायत या म्यूनसिपाल्टीज़ में इलेक्शन होते थे तो वहाँ पर एससीज, एसटीज़ और ओबीसीज़ के लिए सीट्स को रिज़र्व कर दिया गया। मतलब कि कुछ सीट्स पे एससी, एसटी और ओबीसी लोग ही वहाँ पर हेड बन सकते हैं। और 1/3 ऑफ द पोजीशंस आर रिजर्व फॉर द वीमेन। और जैसे मान लो टोटल पंचायत में सीट्स हैं 600 में से 1/3 सीट्स अब वुमेन्स को मिलेंगी, यानी कि टोटल 200 सीट्स पे कौन इलेक्शन लड़ेगा, केवल और केवल वीमेन, ठीक है। यानी कि वहाँ से कैंडिडेट केवल और केवल वीमेंस होनी चाहिए। 1/3 जो पोजीशन है केवल और केवल रिजर्व्ड हो गई वीमेंस के लिए, और कुछ सीट्स रिजर्व थी एससी, एसटी और ओबीसीज के लिए। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक अलग से इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसे कहा गया स्टेट इलेक्शन कमीशन, हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस। देखो, जो स्टेट या सेंट्रल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं उसे चीफ इलेक्शन कमीशन, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन होता है उसके लिए जो कि इलेक्शंस कराता है। तो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट लेवल पे जो म्यूनसिपाल्टीज़ और पंचायत के इलेक्शंस होते हैं इसे कराता है कंडक्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये एक अलग तरीके का इलेक्शन कमीशन होता है जो कि केवल और केवल पंचायत या म्यूनसिपल इलेक्शंस ही कराता है। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको ये कहा गया कि आपको बहुत सारी कुछ पावर्स जो है पंचायत को भी देनी होगी और म्यूनसिपाल्टीज़ को भी देनी होगी, और जो तुम्हारा रेवेन्यू आता है उसका रेवेन्यू का कुछ पार्ट तुम्हें लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी देना होगा। यानी पंचायत को कुछ पैसा देना होगा और म्यूनसिपाल्टीज़ को कुछ पैसा देना होगा अपने रेवेन्यू में से, अपना जो
तुम कमाते हो पैसा, उसमें से कुछ पैसा तुम्हें पंचायत को और म्यूनसिपाल्टीज़ को देना होगा ताकि वो अपने गांव या अपने जो भी एरिया है उसमें कोई काम कर सके। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, तो ये राज्य से राज्य पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पैसा पंचायत को या म्यूनसिपाल्टीज़ को देते हैं। ठीक है, उनके ऊपर छोड़ दिया गया था ये। तो ये प्रोविजंस किए थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो देखो दो हुए थे अमेंडमेंट, एक तो हुआ था 1992 में और एक हुआ था 1993 में। 1992 के अंतर्गत तो पंचायत राज सिस्टम को लाया गया था, और 1993 वाला जो हुआ था अमेंडमेंट, उसके अंतर्गत म्यूनसिपाल्टीज़ को भी थर्ड टायर में लाया गया, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट में लाया गया था। ठीक है, तो ये देखो ये पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। डिसेंट्रलाइजेशन 1992 से पहले क्या हुआ था और 1992 के बाद। जैसे कि 1992 से पहले इट वाज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आया करती थी। पहले इलेक्शंस रेगुलर नहीं होते थे और इलेक्शंस वर कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करती थी। लेकिन 1992 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो लोकल गवर्नमेंट्स हैव गॉट सम पावर ऑफ देयर ओन, खुद की पावर आ गई इनके पास, रेगुलर इलेक्शंस होने लगे, और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो था वो रिस्पॉन्सिबल था उनके इलेक्शंस को कराने के लिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं ये जो लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये है स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर देख लो तुम कि लोकल गवर्नमेंट किस तरीके, यानी जो इंडिया की गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। तो सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे नीचे होती है स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे होती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या जिला परिषद कहा जाता है, इसे याद रख लेना। डिस्ट्रिक्ट पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसे कहा जाता है जिला परिषद। ठीक है, उसके बाद होती है ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, उस मतलब डिस्ट्रिक्ट से जो छोटे होते हैं वो होते हैं ब्लॉक, और उसके इक्विवेलेंट होते हैं जो ब्लॉक वाले हैं ना, ब्लॉक के इक्विवेलेंट होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, पंचायत समिति। तो ब्लॉक के इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि अर्बन एरियाज़ में होते हैं बेसिकली, और ये एक्चुअली पंचायत वाले जो है ना ये विलेज के होते हैं। तो विलेज में सबसे ऊपर कौन है, ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद इसी के इक्विवेलेंट होते हैं म्युनिसिपाल्टीज़, नगर पालिका जिसे कहा जाता है। ये महानगर होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े जो बड़े बड़े दिल्ली जैसे शहर होते हैं ना, वहाँ पर होती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जैसे हमारा है तो हमारे यहाँ म्युनिसिपाल्टीज़ होती हैं। उसके बाद टाउन काउंसिल्स भी होते हैं कहीं कहीं, नगर पंचायत जो थोड़े से और छोटे होते हैं। तो एरिया वाइज होता है ये सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा जो जैसे कि दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़, तो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है यहाँ पर। उससे छोटे जो होते हैं नगर, वहाँ पर म्यूनसिपाल्टीज़ होती हैं। उसके बाद और भी छोटे होते हैं, टाउन काउंसिल्स होती हैं वहाँ पर। ठीक है, नगर पंचायत। विलेज लेवल पे क्या क्या होता है, देखो विलेज लेवल पे ये होते हैं। तो सबसे ऊपर होता है ब्लॉक, ब्लॉक में पंचायत, इसे पंचायत समिति कहते हैं। जो विलेज लेवल पे होता है वो ग्राम पंचायत होते हैं। लेकिन इसमें कुछ देखो ऐसे ऐसे याद रखना है इसे। तो पहली होती है विलेज असेंबली। विलेज असेंबली मतलब कोई एक गाँव है, वहाँ पर जितने भी लोग होंगे वो ग्राम सभा कहलाएगी। ठीक है, जितने भी मेंबर जो वोट कर सकते हैं उसे कहेंगे हम ग्राम सभा। उसके बाद ग्राम पंचायत होती हैं, 4-5 विलेज को मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है। उसके बाद 20 से 25-30 गांव होते हैं, उनको मिलाकर जो है ब्लॉक्स बनते हैं। ब्लॉक्स में पंचायत समिति होती है। तो सबसे छोटे लेवल पे होता है ग्राम सभा, जो कि जितने भी जो वोट कर सकते हैं मेंबर्स, जो एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में आते हैं, तो वो सारे मेंबर्स को कहा जाता है वो सारे मेंबर्स ग्राम सभा के अंडर आते हैं। वो चुनते हैं ग्राम पंचायत के मेंबर्स को, और ग्राम पंचायत से ऊपर होता है ब्लॉक लेवल, यानी कि कुछ और विलेजेस होते हैं तो ब्लॉक लेवल पे, ताकि काम को थोड़ा सा डिवाइड कर दिया जा सके और भी आसानी से। फिर सबसे ऊपर होता है जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो ये है हमारा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। तो हम बात कर रहे हैं पंचायती राज सिस्टम की। सबसे पहले हम पंचायती राज सिस्टम को समझते हैं। देखो पंचायती राज सिस्टम क्या होती है, रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, इसे कहा जाता है पंचायती राज। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत। तो जो विलेज बहुत बड़े होते हैं, या तो बहुत बड़ा विलेज हो कोई, या फिर कुछ विलेजेस को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनती है। ठीक है, एक विलेज हो जो कि बहुत बड़ा हो, या फिर कुछ छोटे छोटे विलेजेस जो कि
मिलाकर क्या बनाएंगे, ग्राम पंचायत बनाएंगे। देयर इज़ अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट और अ सरपंच। ठीक है, तो जो ये काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, देयर इज़ अ काउंसिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स। तो जो ये ग्राम पंचायत होते हैं ना, तो जहाँ से ये लोग आए होते, जैसे ग्राम पंचायत के मेंबर्स होंगे कुछ, ठीक है, ग्राम पंचायत के मेंबर्स होंगे, तो वो जो मेंबर्स होंगे वो कहाँ से चुने जाते हैं, देखो वार्ड्स होते हैं, हर गांव में एक वार्ड बनाया जाता है, जहाँ पर जैसे वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड का मतलब होता है जैसे सेलेक्ट कर लिया जाता है, जैसे कि 1000 लोग जो हैं एक वार्ड के अंदर 1000 लोग होते हैं, इस तरीके से मान लो कि एक वार्ड में 1000 लोग आ गए, तो 1000 लोग जो है एक ही वार्ड में जाके वोट करेंगे, तो उस वार्ड से जो भी जीतेगा तो वहाँ से वो मेंबर बन जाएगा ग्राम पंचायत का। ऐसे ही वार्ड 2 से जो भी जीतेगा वो ग्राम पंचायत का मेंबर बन जाएगा, ऐसे ही वार्ड 3 से जो जीतेगा वो भी ग्राम पंचायत का मेंबर बन जाएगा। तो इस तरीके से ग्राम पंचायत पूरी तरीके से बनती है। ठीक है, तो जो ये वार्ड मेंबर्स जो जीतते हैं, जैसे वार्ड 1 से कोई बंदा जीता तो उसे कहा जाएगा पंच। ठीक है, और जैसे वैसे एक्चुअली ऐसा होता था कि 5 लोग होते थे, 5 लोग होते थे पंच। ठीक है, 5 लोगों को बोला जाता था पंच, और उनका एक हेड होता था, उसे कहा जाता था सरपंच। तो इस तरीके से होते थे। पहले क्या होता था, 5 गाँव के हर एक गाँव का एक मुखिया होता था। ठीक है, वो मिलके क्या बनाते थे, पंच बनाते थे, और उनमें से एक को सेलेक्ट कर लिया जाता था हेड, तो वो सरपंच कहलाता था, मतलब उनसे ऊंचा होगा। तो ये इस तरीके से ये पूरी कमेटी जो है, इस कमेटी को बोला जाता था ग्राम पंचायत। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी, इश्यूज़ को सॉल्व करती थी। आज भी ऐसे ही होता है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन डेट वार्ड और विलेजेस। तो कौन लोग उन्हें वोट करते हैं, तो उनके लिए जो वोटिंग होती है वो हर वार्ड में वोटिंग जो है एडल्ट करते हैं, जो भी 18 ईयर्स ऑफ एज हैं उससे ज़्यादा हैं। तो हर एक वार्ड या विलेज के लिए जो है वोटिंग होती है और एडल्ट वोट करते हैं और इन मेंबर्स को चुनते हैं। ठीक है, अपने वार्ड से एक कैंडिडेट को ये चुनेंगे। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। और जो ये ग्राम पंचायत होती है, ये जो भी डिसीजन होगा किसी भी गांव के लिए वो कौन लेगा, ग्राम पंचायत लेगा। ठीक है, द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। तो जो पंचायत होती है वो काम तो करती है, ठीक है, उन्हें सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन ये सुपरवाइज कौन करेगा इन्हें, जो ग्राम सभा के लोग होते हैं। ग्राम सभा कौन होती है, ग्राम सभा में वो सारे लोग आते हैं जो कि वोट कर रहे हैं। तो जब भी कोई पंचायत बैठेगी तो वहाँ पर सरपंच बैठेंगे, 5 लोग बैठेंगे। ठीक है, सरपंच बैठेगा और पंच भी बैठेंगे सारे, और सारे जितने भी ग्राम सभा के लोग हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे उस टाइम पर, वो सारे लोग बैठा करते थे और आपस में डिस्कशन किया करते थे कि क्या फ़ैसला लेना है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स। तो मैंने बताया ना, जितने भी वोटर्स होते हैं सब लोग मेंबर्स होते हैं, तो सबको मौका मिलता है अपनी बात कहने का। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत। और जो ग्राम सभा की जो मीटिंग्स होती हैं वो 2 या 3 बार होनी चाहिए साल के अंदर, ताकि बजट डिसाइड किया जा सके कि ग्राम पंचायत का क्या बजट होना चाहिए, और परफॉर्मेंस भी डिसाइड की जाती है कि ग्राम पंचायत के लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस सिस्टम को कहा जाता है पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, तो ग्राम सभा के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द एडल्ट मेंबर्स ऑफ अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इज कॉल्ड द ग्राम सभा। तो जितने भी लोग वोट कर सकते हैं उन सबको ग्राम सभा में कंसिडर किया जाता है। तो क्या काम होता है ग्राम सभा का, तो वो मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के, उनका काम होता है इलेक्ट करना मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं वो लोग। दूसरा, ग्राम सभा सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ द विलेज पंचायत, जो सुपरवाइज करते हैं वर्क ऑफ द विलेज, एनुअल बजट को अप्रूव करते हैं और रिव्यू करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये हो गया। और डिफरेंसेस भी मैंने अभी तुम्हें समझा ही दिए। ग्राम सभा जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं ग्राम पंचायत के मेंबर्स को। तो ग्राम पंचायत जो है वो होती है मेन, तो ये काउंसिल है। ठीक है, सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड द पंच और सरपंच, ये होती है। जो ग्राम पंचायत होती है वो क्या करती है, वो डिसीजन लेती है फाइनल, लेकिन उसके वर्क को कौन सुपरवाइज करेगा, ग्राम सभा। तो
ऊपर कौन आ रहा है, ग्राम पंचायत, और नीचे कौन आता है, ग्राम सभा। ठीक है, ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स, तो ग्राम सभा के मेंबर्स सारे वोटर्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जिला परिषद की। तो हमने ग्राम सभा के बारे में बात कर ली है और ग्राम पंचायत के बारे में बात कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं जिला परिषद के बारे में। ठीक है, तो जिला परिषद से पहले तुम्हें ये समझना होगा कि लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। जो भी रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, यानी हम विलेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो रूरल का मतलब यहाँ पर होता है विलेज। तो विलेज में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति जिसे मंडल या ब्लॉक भी कहा जाता है, और फिर थर्ड नंबर पे आती है जिला परिषद। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के बारे में हमने पूरा डिटेल में समझ लिया क्या होता है। सरपंच होते हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है किसी भी गांव की या 4-5 गांवों की। उसके बाद बात करने वाले हैं हम पंचायत समिति या मंडल। ठीक है, अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति। तो देखो 4-5 गांव मिलके क्या बना रहे थे, पहले ग्रुप करके एक ग्राम पंचायत बना रहे थे। अब ऐसे ही 10-12 जो ग्राम पंचायत होती हैं वो मिलकर एक क्या बनाती है, पंचायत समिति बनाती है। तो वो मिलकर उनके कुछ मेंबर्स जो हैं पंचायत समिति में बैठते हैं, जिसे ब्लॉक भी कहा जाता है। द मेंबर्स ऑफ दीज रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। ठीक है, तो जितने भी पंचायत मेंबर्स हैं उस एरिया के, ठीक है, वो सारे वोटिंग करते हैं और पंचायत समिति के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। आपस में ही वोटिंग कर लेते हैं और अपने में से ही चुनते हैं पंचायत समिति के मेंबर्स को। उसके बाद थर्ड जो उसके ऊपर कौन होता है, जिला परिषद होता है। तो ऐसे ही पंचायत समिति के जो मेंबर्स होते हैं इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद। ठीक है, तो जो परिषद के मेंबर्स पंचायत समिति के जो मेंबर्स होंगे वो जिला परिषद बनाते हैं। ठीक है, मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, और जो ज़्यादातर जिला परिषद के भी मेंबर्स होते हैं उन्हें भी इलेक्ट किया जाता है, और वो भी कहाँ से आते हैं, पंचायत समिति में से ही आते हैं। ठीक है, या फिर पंचायत समिति से नहीं आते। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द एमएलएज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो कुछ तो इसमें से होते हैं और कुछ लोग लोकसभा या जैसे एमएलएज होते हैं या एमपीज होते हैं वो भी जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका एक अलग प्रोसीजर है किस तरीके से चुने जाते हैं, ये हमें ज़्यादा डिटेल में इसमें समझना नहीं है। बस अभी तुम ये याद रख लो कि कौन कौन मेंबर्स हो सकते हैं। तो मेंबर ऑफ लोकसभा, एमएलएज, ठीक है, और कुछ ऑफिशियल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो सब इसके मेंबर्स हो सकते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। ठीक है, जो जिला परिषद का चेयरपर्सन होगा, मतलब जो इसका हेड होगा, वो पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का। ठीक है, तो जिला परिषद का वो पॉलिटिकल हेड होता है, मतलब उस राज्य का वो एक तरीके से मुखिया जैसा होता है, प्रेसिडेंट कहते हैं उसे। ठीक है, म्यूनसिपाल्टीज़ इन इंडिया। अब हम बात करने वाले हैं रूरल एरिया के बारे में, बात कर ली हमने रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे म्यूनसिपाल्टीज़ इन इंडिया। देखो म्यूनसिपाल्टीज़ होती हैं अर्बन एरियाज़ में और इसे कहा जाता है नगर पालिका। ठीक है, तो म्यूनसिपाल्टीज़ आर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज़ एज वेल। ठीक है, तो अर्बन एरियाज़ के लिए ये होती हैं म्यूनसिपाल्टीज़। तो टाउन्स में होती है, आर सेटअप इन द टाउन्स। बिग सिटीज़ आर कंस्टिट्यूटेड इनटू म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। तो ये मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि जो बड़े शहर होते हैं, बहुत महानगर होते हैं, वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है। बोथ म्यूनसिपाल्टीज़ एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो ये भी इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, इन्हें भी चुना जाता है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं ये लोग। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपाल्टीज़। जो म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है उसे चेयरपर्सन प्रेसिडेंट कहा जाता है, वो भी पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनसिपाल्टीज़ का। ठीक है, जिसे मेयर कहा जाता है, याद रख लेना। ठीक है, जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिसर होगा उसे मेयर कहा जाता है। ठीक है, अभी तुम न्यूज़ में सुन भी रहे होगे कि मुंबई का मेयर, ठीक है, तो म्यूनसिपाल्टीज़ का वो मेयर होता है एक्चुअली। तो जो भी म्यूनसिपाल्टीज़ में कौन कौन आता है, जो साफ़ सफाई करने वाले लोग हैं, जो पानी सप्लाई करने वाले हैं, तो ये सब म्यूनसिपाल्टीज़ में आते हैं काम करने में। ठीक है,
अब हम एक एक्सपेरिमेंट हुआ था ब्राज़ील के अंदर, तो उसकी थोड़ी सी डिटेल समझते हैं कि उन्होंने किस तरीके का सिस्टम लेके आया जो बहुत सक्सेसफुल हुआ था वहाँ पर। इस एक्चुअली ब्राज़ील में जो ये मूवमेंट हुआ था, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये इसलिए किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गवर्नमेंट के साथ जोड़ा जा सके। तो बजट बनाने के लिए, सिटी का जो बजट है वो बनाने के लिए ब्राज़ील में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसको देखो समझते हैं। अ सिटी कॉल्ड पोर्टो एलेग्रे इन ब्राज़ील हैज़ कैरिड आउट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट इन कंबाइनिंग डिसेंट्रलाइजेशन विद पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन को, यानी कि जो पंचायती सिस्टम है, जो म्यूनसिपाल्टी वाला सिस्टम है, उसको डेमोक्रेसी के साथ जोड़ने की कोशिश की। द सिटी हैज़ सेटअप अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके से किया इन्होंने एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बनाई। पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है साथ, एक मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है तो उसी आधार पर एक और गवर्नमेंट काम करेगी। ऑर्गेनाइजेशन बनाई ऑपरेटिंग अलोंगसाइड द म्यूनसिपल काउंसिल, जो म्यूनसिपल काउंसिल के साथ 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 काम करे। इनेबलिंग लोकल इनहेबिटेंट्स टू टेक रियल डिसीजंस फॉर देयर सिटीज़। ये क्यों बनाई गई थी? देखो, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक काम कर रही है ना, उसी तरीके से एक और गवर्नमेंट बनाई गई जो कि पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि उसी तरीके से काम करेगी जैसे म्यूनसिपल काउंसिल काम करती थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिसीजंस में, सिटी के लिए क्या डिसीजन सही हैं उसमें पार्टिसिपेट वो कर सकें। द नियरली 13 लाख पीपल इन दिस सिटी गेट टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग द बजट ऑफ देयर ओन सिटी। 13 लाख लोगों को जोड़ा गया ताकि वो लोग पार्टिसिपेट कर सकें बजट बनाने में अपने शहर का। द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी सेक्टर्स, और जो सिटी को बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसे हम वार्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कॉलोनी होती है ना, उसी तरीके से सेक्टर्स कह लो, वार्ड्स कह लो, एक ही बात होती है। कॉलोनी होती है, उसमें लोग रहते हैं, ठीक है, ताकि नंबर्स को थोड़ा सा डिवाइड कर दिया जा सके और ज़्यादा भीड़ एक साथ ना आ जाए। ईच सेक्टर हैज़ अ मीटिंग लाइक डेट ऑफ द ग्राम सभा। तो हर एक सेक्टर के अंदर मीटिंग हुआ करती थी, इन विच एनी वन लिविंग इन दैट एरिया कैन पार्टिसिपेट। तो जो सेक्टर में लोग रहते थे वो सब पार्टिसिपेट कर सकते थे। देयर आर सम मीटिंग्स टू डिस्कस इशूज़ डेट अफेक्ट द इंटायर सिटीज़। तो यहाँ पर मीटिंग जो होती थी, वहाँ पर क्या डिस्कशन होता था कि क्या क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि जो हमारा शहर है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पर कर सके। एनी सिटीज़न ऑफ द सिटी कैन पार्टिसिपेट इन दोज मीटिंग्स। तो कोई भी सिटीजन उस शहर का मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता था। द बजट ऑफ द सिटी इज़ डिस्कस इन दीज मीटिंग्स। तो जो बजट होता था शहर का कि क्या बजट रखना चाहिए, वो भी इन मीटिंग्स के अंदर डिस्कस किया जाता था। द प्रपोजल्स आर पुट इनटू द म्यूनसिपाल्टीज़। और जो भी प्रपोज़ल वो बनाते थे कि इतना बजट रखना चाहिए, वो म्यूनसिपाल्टीज़ को बता दिया जाता था और वो फाइनल डिसीजन लेते थे म्यूनसिपाल्टीज़, ठीक है। तो देखो, इस जो एक्सपेरिमेंट का जो ये मीटिंग्स होती थी हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक वार्ड के अंदर, वहाँ पर डिस्कशन होता था हमारी सिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और जो बजट में बजट कितना होना चाहिए हमारी सिटी का। तो ये सब डिस्कशन जो होता था, इससे क्या फ़ायदा हुआ? अबाउट 20,000 पीपल पार्टिसिपेट इन दिस डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज एवरी ईयर। तो इससे क्या हुआ, हर साल बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ते थे डिसीजन मेकिंग में, और हर साल तकरीबन 20,000 लोग पार्टिसिपेट करते थे डिसीजन मेकिंग में हर साल, ठीक है। दिस मेथड हैज़ इंश्योर्ड दैट द मनी कैन नॉट स्पेंड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉलोनीज वेयर रिच पीपल लिव। तो ये इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो पैसा है वो कहीं सिर्फ अमीर लोगों के लिए खर्च ना हो। तो इस पे पूरा डिस्कशन होता था और म्यूनसिपाल्टीज़ को ये बताया जाता था कि पैसा जो है इक्वली कैसे डिवाइड किया जा सकता है, तो जो बेनिफिट है वो सबको मिले, इसलिए डिस्कशन बहुत फ़ायदेमंद रहा। बसेस नाउ रन टू द पुअर कॉलोनीज़। जो बसेस थी ब्राज़ील में, पहले क्या था, बसेस जो हैं पुअर कॉलोनीज़ में नहीं जाती थी। तो अब जो है, जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ और लोग डिस्कस करने लगे और लोगों ने अपनी कंप्लेंट्स बताई, तो इस कारण से क्या हुआ, जो बसेस हैं वो पुअर कॉलोनीज़ में जाने लगी। बिल्डर्स कैन नॉट एविक्ट स्लम डवेलर्स। जो बिल्डर्स थे, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाया करते थे, बड़े बड़े मॉल्स बनाते हैं, वो लोग क्या करते थे, जो स्लम डवेलर्स थे, जो स्लम्स में रहते थे, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उन लोगों को भगा दिया करते थे बिना कहीं दूसरी जगह उन्हें कोई घर दिए।
तो अब क्या हुआ, अब वो लोग अगर वो उनको वहाँ से हटाया करते थे, उनकी झुग्गी झोपड़ी हटा दिया करते थे, तो उनको कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर उन्हें घर देना पड़ता था। तो इससे ये फ़ायदा हुआ। इन तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ पर भी हुआ है। इन आवर ओन country a similar experiment has been taken place in some areas in केरला। केरला में भी कुछ इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट हुआ था। वहाँ पर भी लोग जो है पार्टिसिपेट करते थे डिसीजन मेकिंग में। ऑर्डिनरी पीपल हैव पार्टिसिपेटेड इन मेकिंग अ प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर लोकेलिटी। तो जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो सब पार्टिसिपेट करते थे प्लान बनाने के लिए, जो डेवलपमेंट ऑफ देयर लोकेलिटी, अपने एरिया को किस तरीके से डेवलप किया जाए उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। ठीक है, तो अब हम कंक्लूजन कर रहे हैं इस चैप्टर का, और जो लोकल गवर्नमेंट है उसका कंक्लूजन कर रहे हैं कि उससे हमें क्या क्या मिला। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड हेयर इन द वर्ल्ड। तो जो लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट था, ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेसी के लिए, इंडिया में भी और पूरी दुनिया में भी। ठीक है, इसमें देर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़ ऑल ओवर द कंट्री। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में अराउंड 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ में पूरी इंडिया में काम करते हैं। दिस नंबर इज़ बिगर दैन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। और ये जो नंबर है, जितने हमारे यहाँ पर पंचायत के मेंबर्स या म्यूनसिपालिटीज़ के मेंबर्स हैं वो 36 लाख हैं, और इतने जो लोग हैं वो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 36 लाख लोग भी नहीं हैं। ठीक है, तो उन पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज से भी बहुत ज़्यादा है। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला लोकल गवर्नमेंट्स को, इससे क्या हुआ, डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से फल फूल पाई इंडिया में। इट हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड वुमेंस रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। देखो, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ विमेंस को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला डेमोक्रेसी के अंदर। पंचायत में उनके लिए 1/3 जो सीट्स रिज़र्व की गई थी, इससे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा जो विमेंस हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और वो लीडर बन के निकल रही हैं। बहुत सारी जगहों पे पंच बनती हैं वो। ठीक है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है डेमोक्रेसी के अंदर। एट सेम टाइम देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज़, पर इसके कारण बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आई हैं। वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुजियास्टिकली, ग्राम सभास आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। ठीक है, जो इलेक्शंस हैं वो तो बहुत अच्छे से होते हैं यहाँ पर, लेकिन ग्राम सभास की जो मीटिंग है वो कभी भी रेगुलर नहीं होती। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। जैसे कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि कुछ पावर्स और पैसा जो है गवर्नमेंट को देना होगा, म्यूनसिपाल्टीज़ को भी और पंचायत्स को भी। तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं जो कि पंचायत्स को और म्यूनसिपाल्टीज़ को पावर नहीं देती ज़्यादा। ठीक है, नोर हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज भी बहुत कम देती है, यानी पैसा भी बहुत कम सप्लाई होता है पंचायत्स को या म्यूनसिपाल्टीज़ को। वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो आइडिया है, अभी भी हम इससे बहुत दूर हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और ये धीरे धीरे करके होती रहेंगी। ठीक है, तो आज ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।